आज का जो पहला प्रश्न है, जीके से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 15 के करीब क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट है जीके के। पहले उनकी बात करेंगे, उसके बाद फिर साइंस पर जाएंगे और फिर आएंगे मैथ और रीजनिंग पर। पहला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस। फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 7 अप्रैल, 7 मई, 1 अप्रैल या 1 मई। तो इसका आंसर अभी किसने ठीक बता दिया है? तो सही जवाब है आपका 7 अप्रैल। 7 अप्रैल आपका यहाँ सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कोई ना कोई दिवस जरूर आएगा, चाहे आप आर्मी का पेपर देने चाहे पुलिस का पेपर देने, एक सवाल जरूर आएगा डे से संबंधित, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आए, चाहे योग दिवस आए, दिवस आए, ठीक है जी, चाहे आपका आर्मी डे आए। अगला क्वेश्चन है कोरबा तापधर्मी प्लांट, कोरबा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? कोरबा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? ये है अगला क्वेश्चन। ऑप्शन आपके पास है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या झारखंड। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। कोरबा, कोरबा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन थी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो इसका सही जवाब है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कोरबा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कयाक, कयाक, पूरा क य को आ की मात्रा, फिर से पूरा क, कयाक। कयाक एक प्रकार का डैश क्या है? ऑप्शन में से पहली ऑप्शन है ना, हाँ पहली ऑप्शन है जनजातीय औजार, सेकंड ऑप्शन है नाव, थर्ड ऑप्शन है आपके पास जहाज, और लास्ट फोर्थ ऑप्शन है हथियार। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कयाक एक प्रकार का है, तो यहाँ पर आपका आंसर है नाव। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? नाव, नाव आपका आंसर है। ठीक है जी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नासिक शहर। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? नासिक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसका स्पीकर ऑन है, स्पीकर बंद कर दो। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नासिक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन आपके पास जो है, ऑप्शन मैं बता दूं यहाँ, ऑप्शन है आपके पास कृष्णा, फर्स्ट ऑप्शन इज कृष्णा नदी, सेकंड ऑप्शन है नर्मदा नदी, थर्ड ऑप्शन है गोदावरी नदी, और लास्ट ऑप्शन है गंगा नदी। हाँ, यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है सही जवाब वो है गोदावरी नदी। नासिक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आंसर होगा गोदावरी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का एकमात्र, ठीक है, एकमात्र है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का एकमात्र नौ चालन, नौ चालन यानी नौका का चालन, नौ चालन प्रशिक्षण यान, भारत का एकमात्र नौ चालन प्रशिक्षण यान, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन आपके पास आ रही है INS थरगिनी, फर्स्ट ऑप्शन है INS थरगिनी, सेकंड ऑप्शन है हाँ यही यही आंसर है, हाँ सही जवाब है, INS थरगिनी है भारत का एकमात्र नौ चालन प्रशिक्षण यान। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी पुलिस के लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजोन कहां से बहती है? ऑप्शन में भी
स्पीकर ऑन करना। और ऑप्शन में जो है, पहली ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका। फर्स्ट ऑप्शन इज दक्षिण अमेरिका। सेकंड ऑप्शन इज उत्तर अमेरिका। थर्ड ऑप्शन इज अफ्रीका। एंड फोर्थ ऑप्शन इज यूरोप। हाँ, दक्षिण अमेरिका, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण अमेरिका यहाँ पर सही जवाब है। एक बार मैं फिर क्वेश्चन को रिपीट कर दूं। क्वेश्चन था विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजोन कहाँ से बहती है? तो आपका आंसर था दक्षिण अमेरिका। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व संविधान की कौन सी सूची, संविधान की कौन सी सूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, आठवीं सही जवाब है। आठवीं, संविधान की कौन सी सूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा आठवीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से है? आपको कुछ कप्स का नाम दिया जाएगा, कुछ जो आपके होते हैं कप या टूर्नामेंट, उनके नाम दिए जाएंगे और आपको बताना है इनमें से कौन जो है बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास पहला है डेविस कप। फर्स्ट का नाम है डेविस कप। सेकेंड है डुरंड, ड ड को बड़ी ऊ की मात्रा र आधा ड, डुरंड कप। थर्ड ऑप्शन है एफ ए कप। थर्ड ऑप्शन है एफ ए कप। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास थॉमस कप। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कौन सा? लास्ट वाला। एक बार मैं फिर बता दूं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था इनमें से कौन बैडमिंटन से संबंधित है, कौन सा कप? ऑप्शन थी आपका डेविस कप। डेविस कप आपको पता होना चाहिए, डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है, तो ये ऑप्शन गलत हो गई इस वजह से। सेकंड ऑप्शन थी डुरंड कप। तो ये कोई भी क्वेश्चन आता है तो सेकंड क्वेश्चन था आपका डुरंड कप, और डुरंड कप सबको पता है ये फुटबॉल से संबंधित है, डुरंड कप। थर्ड ऑप्शन थी आपके पास एफ ए कप। एफ ए कप, अब ये मेरे को ज्यादा क्लियर नहीं है एफ ए कप किससे संबंधित है, शायद मे भी फुटबॉल से संबंधित हो। और फोर्थ था थॉमस कप। थॉमस कप जो है वो आपका बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप हो चाहे आपके पास उबर कप हो, उबेर कप। ठीक है, तो ये किससे संबंधित था? बैडमिंटन से। हालांकि डेविस कप भी काफी बार प्रश्न आया हुआ है, तो डेविस कप आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। इसके अलावा डुरंड कप भी कई बार आया हुआ है जो कि फुटबॉल से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आर्मी के लिए स्पेशली। प्रश्न है, भारतीय सेना के कितने कमान हैं? हाँ, 7 सही जवाब है। स्पीकर ऑन कर दिया करो भैया, आवाज गूंजती है, स्पीकर ऑन रहेंगे तो आवाज गूंजेगी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि भारतीय सेना के कितने कमान है, तो आपके पास आंसर होगा, सही जवाब है 7। अगला प्रश्न है, जिम कार्बेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत बार एग्जाम में आया है। हाँ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा उत्तराखंड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये आर्मी और पुलिस के एग्जाम में आया है, बैंकिंग में भी आ चुका है। अगला प्रश्न है, भारत का नहीं, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर, हाँ सरोजिनी, सरोजिनी नायडू सही जवाब है। सही जवाब आपका सरोजिनी नायडू भारतीय स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, हाँ यहाँ पर सही जवाब है आपका हाँ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी अभी मूर्ति बनाई गई है इधर आपके गुजरात में, और वो सबसे बड़ी मूर्ति बनी है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास वो है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है गाइड। ठीक है, तो गाइड, तो गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ सही जवाब है आर के नारायण। आर के नारायणन है आपके गाइड पुस्तक के लेखक। अगला है सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न क्या है, सानिया मिर्जा
किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ये सानिया मिर्जा, इसी की तरह क्वेश्चन आता है कि साइना नेहवाल का भी, फिलहाल हम साइना मिर्जा की बात करेंगे, साइना नेहवाल की बात भी करेंगे। फिलहाल तो साइना मिर्जा किस खेल से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा टेनिस। और अगर टेनिस में भी एग्जैक्ट बोलना हो तो, क्योंकि टेनिस में भी टेबल टेनिस भी होता है, लॉन टेनिस भी होता है, तो एग्जैक्ट आपका आएगा लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से संबंधित है सानिया मिर्जा। और सानिया मिर्जा की विवाह किससे हुआ है, क्वेश्चन भी आता है। सानिया मिर्जा का विवाह किससे हुआ है? तो सानिया मिर्जा का विवाह हुआ है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान एवं क्रिकेटर शोएब मलिक से। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि सानिया मिर्जा का विवाह किससे हुआ। तो सानिया मिर्जा का विवाह हुआ पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक, जो कि पूर्व पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान भी है, उनके साथ हुआ। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान की सदस्यता, यानी पाकिस्तान की सदस्यता नहीं ली है, वो अभी भी भारत की ही सदस्य है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीयता, यानी राष्ट्रीयता जो है वो उसकी भारत की है, उसने पाकिस्तान की राष्ट्रीयता ग्रहण नहीं की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं लगातार बता रहा हूँ, आर्मी वालों को भी, पुलिस वालों को भी, कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हर 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 टॉपिक से कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपके पास स्पोर्ट्स से एक या दो क्वेश्चन होते हैं, आपके पास हिस्ट्री से भी एक या दो क्वेश्चन होते हैं, आपके पास डेज से एक दो क्वेश्चन होते हैं, आपके पास नेशनल पार्क या कैपिटल या करेंसी से एक दो दो क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से उन चीजों को कवर करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। फिलहाल अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? बड़ा, हाँ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, पानीपत की पहली लड़ाई का विजेता कौन रहा? बाबर जीता था कि इब्राहिम लोदी? हाँ, ठीक है जी, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसके अंदर बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इसी तरह से पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किसके बीच हुई? पानीपत की तीन लड़ाई हुई ना। आपको, हाँ, हेमू और, हाँ, सेकंड थी हेमू और अकबर के बीच हुई है पानीपत की दूसरी लड़ाई, जिसके अंदर जीत विजेता कौन रहा? हेमू या अकबर? पानीपत की, हाँ, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी हेमू और अकबर के बीच, जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था। ठीक है जी। और फिर था पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई? हाँ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई है पानीपत की तीसरी लड़ाई, जिसमें विजेता कौन रहा? हाँ, जिसमें विजेता अहमद शाह अब्दाली रहा है। और एक आती है आपकी बड़ी प्रसिद्ध हल्दी घाटी की लड़ाई। हल्दी घाटी की लड़ाई किस किस के बीच हुई? हाँ, हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई। तो पता क्या है, हिस्ट्री की जो मेन मेन चीजें है ना, जैसे आपको गांधी जी से संबंधित प्रश्न आते होने चाहिए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए। ठीक है, उसके बाद जो असहयोग आंदोलन था उनका, डांडी मार्च, ठीक है, तो और भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए कब है। इसी तरह से आपको प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध, हाँ, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक हुआ। और इसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ? हाँ, हाँ, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ है 1939 से लेके 1945 तक हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है जी, तो ये हुआ आपका द्वितीय विश्व युद्ध। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए भारत और चीन की लड़ाई कब हुई? नहीं नहीं नहीं, भारत और चीन की किसमें? भारत और चीन की लड़ाई एक ही बार हुई है, भारत और चीन की लड़ाई हुई है 1962 में हुई है भारत और चीन की लड़ाई। तेरा दे दिया दोस्त। हाँ, भारत और चीन की लड़ाई हुई, भारत और चीन की लड़ाई हुई 1962 में। ठीक है, भारत भारत और पाकिस्तान की लड़ाई कब हुई? हाँ, हाँ,
भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, पहली लड़ाई हुई 1965 में और दूसरी बार हुई 1971 में। जिस टाइम बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई चल रही थी उसी टाइम जो है भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1971 में। इसी तरह से अगला प्रश्न आता है कि कारगिल युद्ध कब हुआ? कारगिल युद्ध, हाँ, कारगिल जो युद्ध हुआ वो आपका 1999 के अंदर कारगिल युद्ध हुआ। ठीक है जी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? प्रथम, हाँ, मेजर सोमनाथ शर्मा। जो उनकी रेजिमेंट कौन सी थी? उनकी कौन सी रेजिमेंट थी मेजर सोमनाथ शर्मा की? अगला प्रश्न आता है उनकी रेजिमेंट, हाँ, कुमाऊं रेजिमेंट। हाँ, कुमाऊं रेजिमेंट थी उनकी, मेजर सोमनाथ शर्मा की। और वो उनको 1948 में परमवीर चक्र मिला है। और वो कहाँ से संबंधित, किस हिमाचल प्रदेश के किस जिले से? हाँ, हिमाचल प्रदेश के वो कांगड़ा नहीं, हमीरपुर जिले से हैं। ठीक है, हमीरपुर जिले से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, धीरे धीरे करते रहो, बड़ा आसान काम है आपके पास। अच्छा, छठाई में 25 जुलाई डेट आ रही है अभी, एक्सपेक्टेड जो डेट है, मे भी उससे आगे भी जाए। फिलहाल चलते हैं विज्ञान की तरफ। विज्ञान में पहला प्रश्न है, मलेरिया किसके कारण होता है? बड़ा क्वेश्चन है यहाँ, मलेरिया की किसके कारण होता है? ऑप्शन है आपके पास, बैक्टीरिया, पहला है बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन है प्रोटोजोआ, थर्ड ऑप्शन है वायरस और थर्ड है फंगस। मलेरिया किसके कारण होता है? कोई वायरस तो बता रहा है, वायरस नहीं है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन सारे आते होने चाहिए। तो प्रोटोजोआ, मलेरिया किस कारण होता है? प्रोटोजोआ। सेकंड प्रश्न, एंटी स्टेराइल, एंटी स्टेराइल विटामिन का नाम बताएं। एंटी स्टेराइल, एंटी स्टेराइल मैं लिख रहा हूं यहाँ, अच्छा पर दिखेगा नहीं। एंटी स्टेराइल विटामिन का नाम बताएं। एंटी के बाद स्टेराइल में ई जो है, छोटी ई, उसके बाद आधा स, तो कोई की मात्रा राइल। एंटी स्टेराइल विटामिन का नाम बताएं। ऑप्शन आपके पास है विटामिन ई, सेकंड ऑप्शन है विटामिन ए। हाँ, विटामिन ए गलत है, विटामिन ए बोल रहा कोई। ऑप्शन है बस विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन डी। नहीं, विटामिन ए गलत है, एंटी स्टेराइल, एंटी स्टेराइल बोला जाता है विटामिन, नहीं, विटामिन ई को, विटामिन ई को एंटी स्टेराइल विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है, चेक कर लेना बच्चे, किसी को डाउट होगा तो। आज काफी लोग हैं, आज 20 लोग जुड़ गए हमारे साथ, तो आज लग रहा है कि थोड़े बंदे आए हैं, 20-21 हो गए। अच्छा, ठीक है जी, एंटी स्टेराइल विटामिन का नाम बताएं तो क्या है? विटामिन ई। अगला है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप। और आपका तो, हाँ, भूकंप की तीव्रता। और हालांकि वो पैमाना जो होता है वो क्या होता है? यंत्र तो सिस्मोग्राफ, हाँ, रिक्टर स्केल। हाँ, तो ध्यान रखना, ये पता है, मापने के लिए रिक्टर स्केल ही कर देते हैं, मापते सिस्मोग्राफ से है, पर आता किसमें है? रिक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन आपका, सिनकोना पौधे में से, सिनकोना पौधे से कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलता है? हाँ, कुनेन, 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 कुनेन इज द राइट आंसर। क्या था? सिनकोना पौधे से कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलता है? तो आपका आंसर होगा कुनेन। आप लगातार इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं बीच बीच में क्वेश्चनों को। ठीक है, जो जो आपको नहीं आ रही, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूँ, ये बड़े आड़े की पूरी पूरी संभावनाएं होती हैं इन क्वेश्चनों की। तो सिनकोना पौधे से कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है? कुनेन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस सोडा वाटर बनाने में उपयोग की जाती है? हाँ, कौन सी गैस सोडा वाटर बनाने में उपयोग होती है? आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंदिश राशि है? इनमें से कौन अंदिश, अ फिर द को छोटी की मात्रा, शलगम वाला अंदिश, इनमें से कौन अंदिश राशि है? है, अदिश।
इनमें से कौन अदिश राशि, हाँ अदिश राशि है? ऑप्शन है आपके पास गति, सेकंड ऑप्शन है बल, थर्ड ऑप्शन है त्वरण, त्वरण, थर्ड ऑप्शन है है त्वरण, थर्ड ऑप्शन है त्वरण, और फोर्थ ऑप्शन है आपका शक्ति। हाँ पहली ऑप्शन यानी गति, पहली ऑप्शन यानी गति आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ लोहा, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ लोहा। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है, जीव का संरचनात्मक, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन है आपके पास उतक, पूरा ऊ तक, उतक यानी बड़ा ऊ तक उतक, सेकंड ऑप्शन है कोशिका, थर्ड ऑप्शन है ऑर्गन, और फोर्थ ऑप्शन है ऑर्गन तंत्र। हाँ यहाँ पर सही जवाब होगा कोशिका, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। अगला प्रश्न है, दूध का दही में जमना, दूध का दही में जमना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन। हाँ लैक्टोबेस, लैक्टोबेसिलस, 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 दूध का दही में जमना किस के कारण है? लैक्टोबेसिलस। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? हाँ NO2 कॉमा SO2 यानी इन दो गैसों के कारण अम्लीय वर्षा होती है, एग्जाम में काफी बार प्रश्न आया हुआ है। अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? NO2 और SO2 के कारण। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापक है, हाँ विद्युत धारा का मापक है, आपका आंसर है आपका आंसर है एमीटर, ए मीटर, एमीटर। हाँ हाँ है, क्या हुआ? अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग किसे माना जाता है? लाल नीला और हरा, हाँ लाल नीला और हरे को प्राथमिक रंग कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग है आपका लाल नीला और हरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आया। हाँ आपका सही जवाब ठीक है, हार्मोन्स, हार्मोन जो है मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे कोशिका का शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है? किसे कोशिका का शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ठीक है, साइंस तो आप लोगों को साइंस आती है ना, साइंस ठीक ही कर रहे हैं आप लोग। एक कुछ और एक कार्य, अरे स्पीकर तो ऑफ कर दो, मनोज ठाकुर का स्पीकर ऑन है, बंद करो इसकी, आवाज गूंजती है ना, अभी सुनता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्य कौमा बल और विस्थापन, ध्यान से सुनना, क्या है? कार्य कौमा बल और विस्थापन में क्या संबंध है? यानी आपको एक इक्वेशन बनानी है, जैसे इक्वेशन होती है ना, F इज इक्वल टू एम में एक इक्वेशन हुई, ठीक है, बी इज इक्वल टू 4AC यानी फार्मूला होता है, ठीक है, या इसको आप एक तरह का केमिकल इक्वेशन या वो भी बोलते हैं, केमिकल फार्मूला भी,
तो वो आपको रिलेशन निकालना है किन किन का, कार्य, बल और विस्थापन का। क्या क्या है, कार्य है, बल है और विस्थापन, इन तीन का आपने संबंध बताना है। ऑप्शन सुनो ध्यान से, क्या है, पहली ऑप्शन है डब्ल्यू। डब्ल्यू किस से डिनोट करते हैं हम, डब्ल्यू वर्क यानी कार्य के लिए हाँ, कार्य के लिए हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू। और बल, बल यानी बल हुआ आपका फोर्स, उसके लिए डिनोट करते हैं एफ। अरे फिजिक्स का स्पीकर ऑन है। और विस्थापन के लिए हम डिनोट करेंगे यहाँ एस। तो पहला जो रिलेशन दिया वो दिया डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ये दिया है पहला। हाँ यही है, इस पर तो बड़ी टेबल पर है। हाँ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ये आपका रिलेशन यहाँ हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे साइंस के भी हमने महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए, जीके के भी कर लिए। अब चलते हैं मैथ की तरफ, जहां पर हम लगातार मैथ में हम लगातार प्रतिशत के क्वेश्चन कर रहे थे, कल भी परसों भी हमने किए थे। उससे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे मैथ की तरफ, जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिशत का। मैं कैमरे का वो थोड़ी सेटिंग चेंज करूंगा। तब तक सेटिंग चेंज करने से पहले मैं क्वेश्चन लिखा ही लूं। क्वेश्चन आपके पास, वह सबसे छोटी संख्या, ध्यान से सुनना क्या है, या तो नोट करते रहना, मैं लिख भी दूंगा फिर। वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 680, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 680 621, क्या नंबर है, 680 621, यानी टोटल 6 अक्षर है, 680 621 में जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता हो। पूर्ण वर्ग समझ लें आप, पूर्ण वर्ग हुआ आपका यानी कि स्केयर, स्केयर बनाना है आपको, क्योंकि 680 621 एक स्केयर नहीं है। ये आपसे बोल रहा है वो सबसे छोटी संख्या बतानी है आपने, जो इसमें डाल दी जाए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन है आपके पास 4, 5, 6 या 8। 4, 5, 6 या 8। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 680 621 में जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता हो। यहाँ पर आप क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन आपका 4, 5, 6 या 8। ठीक है, मैं कैमरे की सेटिंग चेंज कर दूं, उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कराते हैं इसको। ओके, कैमरे की सेटिंग हो गई। कोई बोल रहा है 5 ऐड मिला। क्वेश्चन था आपका कि 680 680 621, इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐड करना है, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। आपके पास ऑप्शन थी 4, 5, 6 या 8, और यहाँ आपको हिंट भी छुपा हुआ है कि आप सबसे छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी नहीं। अगर बड़ी से बड़ी बोलता तो हमने 8 यहाँ डाल देना इसमें, परंतु हमसे बोला सबसे छोटी से छोटी, सबसे छोटा क्या है यहाँ 4। तो हम इसमें 4 जमा कर देंगे, जो 4 इसमें डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। लेकिन अब अगला सवाल कि ये क्या, यह एक पूर्ण वर्ग है या नहीं। द बिग क्वेश्चन इज हियर, क्या बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या अब ये एक पूर्ण वर्ग बन चुका है या एक पूर्ण वर्ग नहीं बनना है। अब इसके लिए कैसे करेंगे, उल्टी रूल के अनुसार तो दिख रहा है कि शायद बन जाएगा, पर कई बार नहीं भी बनता है। तो आपको यहाँ पर वर्गमूल निकालना पड़ेगा इसका कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। अब वर्गमूल निकालने में दिक्कत क्या हो रही है, वर्गमूल निकालने में दिक्कत ये हो रही है कि लास्ट से हमने जो शॉर्टकट कराया था, तो लास्ट से केवल 2 का पेड़ बनता है।
तो यहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी कैसे, क्योंकि 6806 किसका स्केयर होगा, तो इस चीज को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है 825, हाँ 825 का स्केयर है। ठीक है, पर पकड़ना कैसे वो बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ 25 तो जो दिख रहा है कि 5 शायद होगा यहाँ, और 6806 जो फर्स्ट पार्ट है, इतना बड़ा स्केयर कैसे पकड़ेंगे। तो यहाँ आपको आता होना चाहिए क्या, 8 का स्केयर 64 और 80 का स्केयर 6400। ठीक है, वो जो मैंने एक शॉर्टकट बताया था क्या, कि हम स्केयर को जनरेट कर सकते हैं, वो चीज पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि स्केयर तो आपको आता नहीं होगा इतना बड़ा टेक्निकली तो। ठीक है, तो ये देखो कि मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा 80 का स्केयर 6400 है, ये 6806 ऐसे काफी बड़ी वैल्यू है, यहाँ से मैं 81 का स्केयर निकाल दूंगा, जो कि मैंने तरीका कई बार बताया भी है। 81 का स्केयर अगर मेरे को निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैंने बताया था कि जो भी संख्या होगी ये, इससे पिछली संख्या क्या है 80, यानी इसको डबल कर दो, 80 का डबल क्या होगा 160, 160 इसमें डाल दो, किसमें 6500 में, तो 160 डाल दिया तो आ गया 6560। लेकिन लास्ट अक्षर क्या है इसका, वन, वन का स्केयर क्या होता है वन, तो इसका मतलब है 81 का स्केयर क्या होगा 6561। ये होता है स्केयर निकालने का तरीका है। देखो मैंने क्या किया, मैंने देखा 6806 एक वैल्यू है, मैंने क्या किया 8 का स्केयर 64 होता है, मैंने दो अक्षर पकड़े पहले, 8 का स्केयर 64 यानी 80 का स्केयर 64 होगा। उसके बाद मैंने क्या किया 81 का स्केयर निकाल लिया, कैसे, जो भी उससे पिछली संख्या है 80 इसको डबल कर दिया, 80 का डबल क्या होता है 160, 160 इसमें जोड़ दिया तो मैं 6560 पर पहुंच गया। लास्ट अक्षर 1 था, तो 1 का स्केयर क्या होता है 1, इसलिए लास्ट अक्षर क्या किया 1 डाल दिया मैंने, तो 6561 मेरे पास वैल्यू आ गई। अभी भी देखो काफी मार्जिन था, इसलिए मैंने किया 82 का स्केयर निकालने गया। तो 82 का स्केयर निकालना तो क्या करो, एक बार फिर इसमें 160 अलग हो गया, ऐड कर दो, 160 में इसमें ऐड करूंगा तो 560 से 660, 760 और 760 के बाद 764, थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसमें 164 ऐड करना था, तो ये 725 है। ठीक है, तो 82 का किराया आपका 6725। अच्छा पूरा टेस्ट नहीं करेगा यार, क्योंकि कैरी बाकी जो बचेगी वो फिर कैरी के साथ ले जाएगा यार, तो ऐसा तो नहीं है, तो आपको लॉन्ग डिवीजन वाला कराना ही पड़ेगा। 725 का 320 ठीक है, नहीं पकड़े ऐसा तो पकड़ लेता, दो अक्षर में है लॉन्ग डिवीजन, दिक्कत वाली बात कैसे, 82 का स्केल या 83 का स्केल जब हम निकालेंगे तो 83 का स्केल क्या होगा इससे बड़ा चला जाएगा, समझ गए। हाँ तो गैस से भी वैसे कैसे, 82 का स्केल है 725, 83 का निकालना तो इसमें 160 और ऐड करेंगे, तो मोटा मोटा हम लोग पहुंच जाएंगे 6889 पर। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से 6806 कहाँ आएगा, 6806, 6806 इन दोनों वैल्यूज के नीचे अंदर आएगा, और हम क्या हुआ, क्या हुआ, हो गया, ये कैसे हुआ, 960 कोई बोल रहा है, इसमें टाइप और है, उसको करेंगे और चुनाव थोड़ा करेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दूं, विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं जिनमें 20% लड़के हैं, बाकी विषय लड़कियों की संख्या क्या है। मैंने लगातार बात की है क्या, कि जो 1200 विद्यार्थी हैं उसको हम क्या मान लेंगे 100% के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी हमने किसके इक्वल मान लिए 100% के, जिसके अंदर स्पष्ट लिख रहा है 20% लड़के, तो बाकी जो बच गए वो क्या होगी, गर्ल्स होगी, लड़कियां होगी, लड़कियां कितनी होगी 80%। परसेंटेज में तो हमारा आंसर आ चुका था, पर हमसे पूछा था संख्या में। ठीक है, हमको प्रतिशत में पूछा तो आंसर 80 आया था, पर हमसे पूछा था प्रतिशत में, तो हमको प्रतिशत निकालना है किसका, 80% निकालना है किसका, 12।
तो दो जो जो निकल गई, 12 का भाड़ा 12 96, 960 इसका आंसर। यहाँ पर 960 आपका आंसर आ गया। ये टाइप हमने कल भी की थी, और एक बार हम पहले भी कर, 2 बार मेरे ख्याल पहले भी कर चुके हैं, एक या 2 बार। ठीक है, तो ये टाइप हमने यहाँ समाप्त कर दी। इसी में अगली टाइप पर आते हैं, जो टाइप हमने कल नहीं की थी, वाली टाइप, जो अगली टाइप मैं करवा रहा हूँ। इसके अंदर आधा क्वेश्चन तो वैसे ही है, जहाँ होता है 1200 विद्यार्थी है। आगे होता है यदि, आगे क्या होता है वो, यदि लड़के व लड़कियों, क्या बोला, विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:6 हो, तो कुल लड़के कितने हैं? तो कुल लड़के कितने हैं? 120 तो नहीं है, गलत है 120। दोबारा देख लो क्वेश्चन क्या है। ये अगली टाइप थी। क्वेश्चन हो रहा है विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं। आगे हो रहा है यदि लड़के व लड़कियों का अनुपात, आगे क्या हो रहा है, यदि लड़के व लड़कियों का अनुपात 4:6 हो, तो कुल लड़के कितने हैं? आपको यहाँ कुल लड़के बताने हैं। 300 बोल रहा है कोई, 300 भी मेरे को तो गलती लग रहा है। भैया फंस गया आप, आपने अनुपात टॉपिक कर लिया है, उसके अंदर हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल के जो लॉजिक लगाते थे उसको लगाओ। कोई बोल रहा है दिनेश कुमार बोल रहा है 860 गलत है, फिर 960 बोल रहा है वो भी गलत है, रितेश जमवाल बोल रहा है 480, मनीष भी 480, 480, 480 सही है, 480 सही है। बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, अनुपात के अंदर हमने टाइप की तो रखी है। भाई लड़के और लड़की का अनुपात है 4:6, जो कि किसके इक्वल है, 1200 के। और ये केस कौन सा है, हमने 3 केस किए थे वहां, एक जोड़ का केस होता था, एक अंतर का केस होता था, एक सिंगल वैल्यू केस होता था। तो ये केस कौन सा है, जोड़ का केस है। जोड़ के केस में हम क्या करते थे, हम एक यूनिट की वैल्यू निकालते थे, हम जोड़ते 4+6 कितना हुआ, 10। तो 10 यूनिट किसके इक्वल हुए, 1200 के। 6+4 के, यहाँ एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू जाएगी आपकी 1200/10। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1200/10। तो वहां से एक यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू जाएगी 120। एक यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी 120। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 120 आ चुकी है। अब आपसे पूछा गया है लड़कों की संख्या, तो जब एक यूनिट की वैल्यू 120 है तो 120 से गुना यहाँ हो जाएगी। तो आप लड़के क्या लड़कियों की भी निकाल सकते हैं, लड़कियों की वैल्यू पूछे तो 12×6 = 72 यानी 720, लेकिन लड़कों की वैल्यू पूछी तो 12×4 = 48 यानी 480 इज द आंसर। ये टाइप हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अनुपात समानुपात में अनुपात समानुपात कहीं बात नहीं हुई, उसके अंदर हमने लगातार 3 केस किए थे। पहला केस था आपका जोड़ का केस, दूसरा केस था अंतर का, और तीसरा था सिंगल वैल्यू केस। तो ये जोड़ का केस ही तो है। विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का मतलब या तो लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन उनका अनुपात आपको दे दिया 4:6, इसलिए हमने उनको जोड़ दिया। 10 यूनिट की वैल्यू 1200, एक यूनिट की वैल्यू 1200/10 यानी एक यूनिट की वैल्यू 120 आ गई। 120 से यहाँ गुणा किया तो लड़के निकल गए, 120 से यहाँ गुणा करेंगे तो लड़की भी निकल जाएगी, जो कि 712 720 आ जाएगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक टाइप और है, उसको भी करा दें साथ ही साथ। विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, आगे हो रहा है यदि यदि लड़कों का यदि लड़कों का अनुपात अनुपात है, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से
200 अधिक हो तो कुल लड़के हैं। आपको लड़के निकालने हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, और फिर यहाँ बता दो क्वेश्चन को। क्वेश्चन है विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से 200 अधिक हो। आपको ये पता है कितने, आपको ये पता है कितनी, आपको ये पता है लड़कियों का अनुपात क्या है, लड़कियों का क्या है। इसलिए आंसर है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 200 अधिक हो तो कुल लड़के कितने हैं। तो ये हमने 3 केस लिए थे। उन्हीं में केस है, अंतर का केस है ये। उसी में केस है, कौन सा है, अंतर वाला केस है। इस समय हमारे पास है जुड़े हुए जो हैं उनमें तेजेंद्र है, रजत है, तिलक राज है, घनश्याम, सोनाली, शालिनी, विशाल शर्मा, डिम्पल, दिनेश कुमार, सिमरन, डिम्पल, रितेश जमाल, मोनिका, अजय, मनुभूषण। 700 बोल रहे हैं। वही देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये है केस नंबर 2। अंतर का केस दिया है, विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों से 200 अधिक है। यानी क्या है, ये अंतर है, लड़के ज्यादा हैं किससे, लड़कियों से। और आगे पूछा गया लड़कों की संख्या। अब क्या करें, अनुपात तो दिया नहीं कुछ, सिर्फ क्या बोल रहा है, लड़के अधिक हैं। ये बात क्लियर है, लड़कियों से कितना अधिक है, 200। अब देखो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1200, लड़के कितने ज्यादा हैं, 200। तो 200 पहले माइनस कर दो, 1000 बच गए। समझ रहे मेरी बात, 200 ही है ना। अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लड़कियां जितने भी है, लड़के उससे 200 अधिक है। तो यदि मैं ये 200 कम कर दूं तो मेरे पास जो बाकी बंदे बचे हैं 1000, उसमें लड़के और लड़कियां क्या होंगे, बराबर होंगे। लड़के लड़कियां क्या होंगे, बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने 200 पहले निकाल दिए, 1000 बचे हैं, 1000 में से अब क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो बराबर का मतलब क्या है कि लड़के भी 500 लड़कियां भी 500 होगी। पर अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया है, अभी हमने डिस्कस ये किया है लड़कों की संख्या लड़कियों से 200 अधिक है। तो इसका मतलब है वो 200 जो हमने यहाँ माइनस किया था वो लड़कों को वापस दे दो। यहाँ से क्या निकल गया, लड़के कितने, लड़के हैं जी 700, लड़के कितने, 500। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जब आपके पास कोई चारा नहीं बचा। समझ गए, यहाँ हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था। क्यों, क्योंकि अनुपात नहीं दिया था। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन करने का ही तरीका था, क्योंकि क्वेश्चन साफ बोला है लड़के लड़कियों से 200 अधिक है। अब देखो ये चीज वैलिड है, यहाँ देखो 700 में से 500 गया तो 200 आ रहा है ना। ठीक है, तो इसको करने का बेस्ट तरीका ये है, या तो फिर सेकंड तरीका है कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन को करते जाओ। ऑप्शन से कैसे, आपको ऑप्शन दी होगी लड़कों की, जैसे 500 दी होगी, 700 दी होगी, 900 दी होगी, ऐसे ऑप्शन दी होगी। आप टोटल में से उतने लड़के मान लो, बाकी सब टोटल में से माइनस करके लड़के निकाल लो, दोनों का अंतर 200 आना चाहिए, यही तो बोल रहे हैं। 200 अधिक का मतलब क्या है कि लड़के लड़कियों से 200 अधिक हैं, या लड़कियां लड़कों से 200 कम है, या दोनों का अंतर क्या है, 200 है। तो यानी आपको दो चीज वेरीफाई करनी होती है यहाँ, क्या क्या, एक तो टोटल 1200 आना चाहिए। अब कई बोलेंगे जी 1000 लड़के हैं जी, 800 लड़के हैं, अंतर 200 हो गया, मान लिया 200 है, लेकिन आप क्या टोटल 1200 होने चाहिए। तो इसलिए इसको बेस्ट करने का तरीका क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा है उसको पहले माइनस कर दो, बाकी जो बचे उनको आपस में बांट लो, आपस में बांटने के बाद जिसको भी एक्स्ट्रा मिलना था उसको 200 दे दो। तो इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न में बोलता हो कि चुनाव में श्याम को श्याम को 40% वोट पड़े और वह 200 वोट से चुनाव हार गया। कुल वोट हैं, कुल वोट आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि कितने उम्मीदवार इलेक्शन करना, कुछ नहीं दिया है, लेकिन यानी हमको
मानना पड़ेगा हमको, सिर्फ ये मानना है कि क्वेश्चन दिया है इसलिए हम मानेंगे चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, 2 में से, और दूसरी चीज भी मानना पड़ेगा कि सारे वोट वैलिड हैं, यानी सारे वोट पड़े हैं। तो यहाँ पर ये 2 चीज आपको माननी पड़ेगी। तो फिलहाल हमने क्या मान लिया कि इलेक्शन में 2 आदमी खड़े होंगे, ठीक है, एक को कितने वोट पड़े हैं, शाम को 40% वोट पड़े हैं, और वह 200 वोट से चुनाव हार गया। वो चुनाव जीता नहीं है, वो हार गया है 200 वोटों से। अब ये पूछ रहे हैं कुल वोट कितने थे। ये एक अगली टाइप है। स्टोरी कुछ ऐसी है, स्टोरी कुछ ऐसी है कि चुनाव में शाम को 40 वोट पड़े और वह 200 वोट से चुनाव हार गया। कुल वोट कितने हैं? तो मैं यहाँ थोड़ी चीज क्लियर कर दूं क्या, कि यहाँ ये नहीं बताया है कि टोटल इलेक्शन कितने खड़े थे, लेकिन आपको क्या मानना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि चुनाव में केवल 2 लोग खड़े थे, जिनमें से जो शाम जो हारे उसको 40% वोट पड़े, और बाकी जो 60% वोट विजेता को पड़े। और ये 200 वोट जो है वो क्या है, ये शाम के वोट नहीं है, ये क्या है, ये वोटों का अंतर है 200 वोट। तो ये चीज आपको बाय डिफॉल्ट माननी पड़ेगी। हालांकि कुछ क्वेश्चनों के अंदर आपको ये चीज दे दी गई होती है कि इतने इनवैलिड वोट पड़े, या ऐसा कुछ दे दिया होता है कि कुल मतों की संख्या में से इतने बड़े वैलिड वोटों में से, तो अलग बात है। फिलहाल हमारे क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है, कुल वोट पूछ रहा है। ये टाइप भी इंपॉर्टेंट है। किसी का आंसर आ गया शायद। रितेश जमाल बोल रहा है 1000। धीरे धीरे घट गया, आज 21-22 लोग हो गए थे, अब काफी बंदे जो है हट गए। फिलहाल हमारे पास 13 बंदे बचे हैं। इसका मतलब है कि 7-8 लोग जो हैं, तो यहाँ देखते हैं अब क्या हो रहा है। चुनाव में शाम को 40% वोट पड़े और वह 200 वोट से चुनाव हार गया, कुल वोट है। तो आपको क्या मानना पड़ेगा कि टोटल वोट 100% है, जिनमें से शाम को 40% मिले, दूसरा जो भी था उसको 60% वोट पड़े, और ये जो अंतर है 200 वोट से हारा है, ये अंतर है इन दोनों का, ये वोट नहीं है, ये शाम के वोट नहीं है, ये अंतर है। क्योंकि सीधी सी बात है, 200 वोट मतलब क्या है कि अगर मान लो राम को 1000 वोट पड़े तो शाम को 800 वोट पड़े, ये मतलब है 200 वोट से आगे। हम सीधा सीधा लिख देंगे 60% माइनस 40% इक्वल टू 200। ये हमारा फर्स्ट और लास्ट स्टेप होगा। हम बोलेंगे भाई 40% शाम को पड़े, इसका मतलब है दूसरे आदमी को 60% पड़े, 60 माइनस 40 इक्वल टू 200, यानी 20% वोट कितने किसके इक्वल है, 200 के इक्वल है। बस यहाँ से 1% निकल जाएगा, जो कि हो जाएगा 200 अपॉन 20, यानी कि 1 यूनिट 1% आ जाएगा आपके पास 10। 1% वोट कितने थे, 10 वोट थे, 1% है। और आपसे कुल वोट पूछा है, तो हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। इसका मतलब है आपको 100% निकालना है, यानी कि 2 जीरो यहाँ पर और लग जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा 1000 वोट। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1000 वोट आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वोट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ मैंने करवा दिया। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ वोटिंग। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। किसकी तरफ जा रहे हैं हम रीजनिंग की तरफ चलते हैं। रीजनिंग में पहले एक प्रश्न नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम में आया हुआ था, उस क्वेश्चन को करते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा एक आधा क्वेश्चन किसी और टॉपिक डायरेक्शन या कोडिंग से भी करेंगे। प्रश्न है आपके पास 640 640 के बाद 496, 496 के बाद है जी 596। इंटरेस्टिंग है, यहाँ पैटर्न बढ़ता हुआ नजर आया है। उसके बाद डैश है जो आपको वैल्यू निकालनी है, और लास्ट में आपको दिया है 568। तो पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुरू में देखो आपको क्या लग रहा है 640 से 496 क्या लग रहा है, ये देख के ऐसा लग रहा है कि शायद पैटर्न घटाया जा रहा है कुछ, परंतु अगला झटका यहाँ देखो 496 से 596, इसका मतलब यहाँ पैटर्न बड़ा है। अगला मिसिंग है और लास्ट में 568 है। ऑप्शन आपके पास दे रहा हूँ, ऑप्शन है 532, फर्स्ट ऑप्शन इज 532, सेकंड ऑप्शन इज 436,
थर्ड ऑप्शन इज 240 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 664। ये चार ऑप्शन आपके पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा पेच है इस क्वेश्चन। किस क्लास का है? तो एक किसी का आंसर आ गया है। दिनेश कुमार का आंसर आया 532 बोल रहा है दिनेश कुमार। 532 ऑप्शन में तो है। और देखते हैं किसी का और का आंसर आ रहा हो। 30 सेकंड और है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। मेरे को लगता है और किसी का आने रहा है, बाकी फंस गए पैटर्न में। पैटर्न था साहब 640 और फिर चला गया 496। इसका मतलब है कि मसला तो है। तो आपको बेस्ट तरीका क्या है, इसका अंतर लिया जाए। जब आपको कुछ समझ ना आए तो अंतर ले लो। आप देखो 640 496 कितना, कितना 144, पर माइनस है, ध्यान रखना प्लस नहीं है। सेकंड बार जब मैंने अंतर देखा, अगर आप यहाँ से यहाँ देखेंगे, इसका यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 100 है और प्लस है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, 100 है और प्लस है। अब इनको देख के आपको याद आना चाहिए कुछ क्या। मैं लगातार बात करता हूँ, स्केयर याद होने चाहिए कितने तक, जितने तक कर सकते हैं। अब तो क्योंकि पेपर लेट है तो मैं भी 30 तक याद कर लो स्केयर्स। क्योंकि अगर आपको स्केयर याद होंगे तो 144 और 100 को देख के आपको कुछ आएगा। और बहुत लोगों को कुछ आया नहीं याद। 144 को देख के मेरे को याद आता है 12 का स्केयर, 12 इंटू 12 इज 144। और 100 को देख के मेरे को याद आता है 10 का स्केयर। पैटर्न बन चुका है। यानी क्या, पहली बार 12 का स्केयर माइनस किया गया और दूसरी बार 10 का स्केयर जमा किया गया। देखो 12 का स्केयर 144, यानी 640 में से 144 माइनस किया 496 आ चुका था। उसके बाद 10 का स्केयर क्या हुआ 100। 496 में 100 डाल दिया तो 596 हमारे पास आ गया। अब हमको सोचना कि अब आगे की क्या प्लानिंग है। और साथ साथ 568 वेरीफाई करेगा, ये मेरे को बताएगा आंसर ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि दो दो का गैप है। देखो 12 से 10 हुआ, इसका मतलब है टेक्निकली 8 होना चाहिए। तो इसका मतलब है 8 का स्केयर यानी कि 64। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज मेरे को ये सोचनी है कि प्लस करूं या माइनस। अब ध्यान से देखो, पहली बार माइनस हुआ है, दूसरी बार प्लस हुआ है, इसका मतलब है अब क्या होना चाहिए, अब की बार माइनस होना चाहिए। -64 कर लेते हैं। तो यहाँ से -64 मैंने कर दिया, 6 में से 4 गए तो 2 आया। ये 532 मेरे पास आ चुका था। 532 ऑप्शन में तो था, परंतु मेरे को ये वेरीफाई करना है कि क्या 568 भी आ जाएगा इस पैटर्न के हिसाब से। तो देखते हैं। 12 के बाद 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद क्या आएगा, दो दो का गैप है तो 6। 6 का स्केयर यानी 36। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, पहली बार माइनस, दूसरी बार प्लस, तीसरी बार माइनस, चौथी बार प्लस होना चाहिए, हिसाब से प्लस होना चाहिए। तो प्लस 36 होना चाहिए। तो 36 प्लस करके देखो 532 में, 532 में 36 प्लस किया तो 568 आ रहा है। आ रहा है का मतलब क्या है कि आंसर वेरीफाई हो चुका है। किसी को डाउट इसमें? तो तभी मैं बोल रहा हूँ वर्गमूल याद होनी चाहिए। अब जिसको वर्गमूल याद हो देखता रहेगा कि 144 क्या है, 100 क्या है, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए स्केल याद होने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर टफ आएगा तो इस तरह का आ सकता है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने उस पैटर्न से लिया है जो लगातार एग्जाम में आ रहा है, सेंटर भर्ती जो इस बार उसमें भी आया था, पिछले साल आर्मी भर्ती में भी आया था, उससे पिछले साल भी आ रहा है। जो आपको रिलेशन टाइप होता है, आपको संबंध बताना होता है। जैसे फिलहाल आपको संबंध दिया गया है, कुत्ते का संबंध है कुत्ता घर से। कुत्ते का संबंध किससे है, कुत्ता घर।
कुत्ते का संबंध कुत्ता घर से दिया है, और इसी तरह के दो संबंध आपको निकालने होंगे, क्योंकि एक अनुपात है कि दो बार अनुपात दिया है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में आपको वैल्यू डालनी है। वैल्यूज मैं आपको लिखा रहा हूं। पहला दिया है घोड़ा का गाड़ी के साथ। पहली ऑप्शन क्या है, घोड़ा अनुपात गाड़ी। कुत्ता घर था, घोड़ा का डॉट करके गाड़ी दे रहा है। सेकंड का दे रहा है भेड़ के साथ दल, भेड़ का अनुपात दल के साथ। थर्ड ऑप्शन है गाय के साथ गौशाला। थर्ड ऑप्शन क्या है, गाय। थर्ड ऑप्शन है गाय के साथ गौशाला। फोर्थ तो सुन लो, फोर्थ है खेल के साथ स्टेडियम। फोर्थ ऑप्शन क्या है, खेल के साथ स्टेडियम। हाँ, कुछ लोग ठीक बता रहे हैं, गाय के साथ गौशाला सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि जैसे कुत्ता जो है, कुत्ता घर में रहेगा ना, और वैसे ही गाय जो है गौशाला में रहेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पर नजर रखनी है। हालांकि मैंने काफी क्वेश्चन डाले भी थे इसके, आगे भी मैं डालता रहूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है दिशाओं से, डायरेक्शन से, जहां पर आने की पूरी संभावना है इस बार डायरेक्शन। क्योंकि डायरेक्शन अगर मेरे को ध्यान आता है कि इस बार जो सेंटर भर्ती हुई है उसमें डायरेक्शन से कोई सवाल नहीं आया था, और पिछले साल जो आर्मी की भर्ती हुई थी यारो मंडी की, उसके अंदर भी दिशाओं से कोई सवाल नहीं आया। तो उसी को देखते हुए मेरे को लगता है कि शायद इस बार दिशाओं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न देता हूं मैं। प्रश्न है कि मैं उत्तर दिशा में देख रहा हूं। क्या प्रश्न है, मैं उत्तर दिशा में देख रहा हूं। ठीक है, मैं दक्षिणावृत मैं दक्षिणावृत में दक्षिणावृत दिशा में 180 डिग्री गया। मैं दक्षिणावृत दिशा में 180 डिग्री गया, और फिर और फिर वामावृत दिशा में और फिर वामावृत दिशा में 270 डिग्री गया। वामावृत दिशा में कितना गया, 270 डिग्री गया। अब मैं किस दिशा में देख रहा हूं। अब मैं किस दिशा में देख रहा हूं। ठीक है, दो क्वेश्चन करेंगे डायरेक्शन के। फर्स्ट क्वेश्चन था, दोबारा सुनो, क्वेश्चन क्या था, मैं उत्तर दिशा में देख रहा हूं, मैं दक्षिणावृत दिशा में 180 डिग्री गया, और फिर वामावृत दिशा में 270 डिग्री गया। अब मैं किस दिशा को देख रहा हूं। ठीक है, इसको करने के लिए आपके पास 1 मिनट है। आपसे कहता हूं, हाँ बताइए किस दिशा में जा रहे हैं, किसी का आंसर आया है और नहीं आया है। ये तो 532 तो पिछले का बता रहे हैं, किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक। हमारे पास इस टाइम जुड़े हुए हैं, आज बंदे बढ़ गए थे। आज एक टाइम हमारे पास 22 लोग भी थे, पर फिलहाल हमारे पास 12-13 लोग जुड़े हैं। लेकिन हैरानी की बात है, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। ये टाइप सबने की हुई है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आ रहा आप लोगों का। पश्चिम बोल रहा है, है? पश्चिम बोल रहा है कोई, उत्तर पश्चिम में सुनाई दिया मेरे को। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। बड़ा सांस वाला करने की आवश्यकता ही नहीं, करने की जरूरत क्या है। आप उत्तर को देख रहे हैं, और उत्तर हमेशा कहाँ होता है, उत्तर में। तो आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, ये आपकी दक्षिण दिशा होती है, ये आपकी पूर्व, और ये आपकी पश्चिम। ये आपकी सारा डायग्राम। मैं लगातार इस चीज को बताता रहता हूं कि आप जहां पर भी खड़े हो गए, आपके ठीक सामने हमेशा उत्तर दिशा होगी, आपके ठीक पीछे हमेशा दक्षिण दिशा होगी, आपकी दाई दाई तरफ, राइट हैंड की तरफ हमेशा पूर्व, और आपकी बाई ओर यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ हमेशा पश्चिम दिशा होगी। इसकी चर्चा हमेशा करते रहे हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चर्चा हमेशा करते रहे हैं कि दक्षिणावर्त कौन सी दिशा होती है, सुइयों की दिशा में। जैसे सुइयां घूमती है, घड़ी की सुइयां घूमती है, उसी को बोला जाता है दक्षिणावर्त दिशा, यानी यूं।
ठीक है। और वामावृत दिशा होती है क्या, सुइयों की दिशा की विपरीत दिशा। अब हमारे प्रश्न में जो आदमी था वो किस दिशा में देख रहा था, वो उत्तर दिशा में, यानी सामने देख रहा था उत्तर दिशा। मेरा बात। उसके बाद वो 180 डिग्री गया दक्षिणावृत। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने टाइम खराब नहीं करना कि 180 में यहाँ ले आऊंगा, इतना टाइम नहीं अपने पास। हम सीधा लिख देंगे 180 दक्षिणावृत। उसके बाद बोला 270 डिग्री वामावृत। अब आपको डिसाइड करना है बड़ा कौन। तो आपको पता है ये 270 डिग्री क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है। इसलिए मैं क्या लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा 270 डिग्री और नीचे लिखूंगा 180 डिग्री। दोनों को माइनस कर दूंगा। 270 में से 90 गए तो क्या है, 90 डिग्री। और दोनों में से ध्यान रखना बड़ी वैल्यू किसकी है, वामावृत की, इसलिए चलेगी किसकी, वामावृत की। तो मैंने अब डिसाइड कर लिया क्या कि मैं उत्तर दिशा से दक्षिण में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि मुझे वामावृत दिशा में 90 डिग्री जाना है। ठीक है, दोबारा देखो क्या, मैं यहाँ पर था, यहाँ से गया 180 डिग्री, यानी यहाँ पहुंचा, यहाँ से फिर वापस आया हूँ। क्योंकि ये पहली बार गया मैं सुइयों की दिशा में, दूसरी बार गया सुइयों की विपरीत दिशा, यानी दक्षिणावृत होती है सुइयों की दिशा में और वामावृत होता है सुइयों की दिशा की विपरीत दिशा में। तो मैं अब विपरीत दिशा में गया हूँ, कितना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कितना होता है, ये पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है, आधा सर्कल 180 डिग्री होता है, और ये एरिया, इतना एरिया होता है 90 डिग्री। जैसे 90 डिग्री बोला, 90 डिग्री में यहाँ पर पहुंच गया, मैं अब यहाँ पर पहुंच गया हूँ। तो ये कौन सी दिशा है, ये आपकी पश्चिम पश्चिम दिशा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इस दिशा में हूँ, पश्चिम दिशा इज द आंसर। ठीक है। अगर आप पूरा क्वेश्चन करेंगे तभी आंसर आएगा। कैसे, पहले यहाँ से 180 जाएंगे तो हाफ सर्कल होता है 180, यहाँ पहुंच जाएंगे दक्षिण दिशा में। फिर बोला तो 70 वापस हटो, तो यहाँ से जब हटे तो 180 द्वारा वापस यहीं पहुंचे। ठीक है, और वहां से फिर 90 चले गए, तो आपका आंसर क्या आ गया, पश्चिम दिशा में। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है, काफी बार एग्जाम में आई है। अगर ये नहीं आएगी तो सेकंड टाइप आएगी। अब सेकंड टाइप का भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जो कि आज के लिए अंतिम क्वेश्चन भी रहेगा। प्रश्न है, पीटर पीटर है, पीटर ने, ध्यान रखना है, पीटर ने आज ठेका खोला हो, उसका चलान होता है पीटर का। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि पीटर है, पीटर 20 मीटर, पीटर 20 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, पूर्व दिशा की ओर जाएगा, और पूर्व का है पूर्व में। ठीक है, तो पीटर 20 मीटर पूर्व दिशा में की ओर चलता है, और और बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। ठीक है, क्लियर है बात, यानी पीटर 20 मीटर पूर्व दिशा की ओर चला और फिर मुड़कर 15 मीटर। आगे क्या होता है, और फिर वह और फिर वह दाएं मुड़कर, दाएं दाएं यानी राइट, और फिर दाएं मुड़कर 25 मीटर चला। क्लियर बात है, सबसे पहले पूर्व दिशा में चला 20 मीटर, फिर बाएं मुड़ के 15 मीटर चला, बाएं यानी लेफ्ट में मुड़कर 15 मीटर चला, और उसके बाद दाएं में मुड़कर 25 मीटर चला। अंत में वह अंत में वह दाएं मुड़कर, द्वारा दाएं यानी राइट ही मुड़ा, अंत में वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चला। ठीक है, अंत में क्या उसने 15 मीटर दाएं चला। अब वह प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वह आरंभिक बिंदु कौन हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो बताइए वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। कुछ लोग 45 मीटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछता है। पहला क्वेश्चन हमने क्या पूछा है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। सेकंड क्वेश्चन है, वह अब किस दिशा में देख रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वह अब किस दिशा में देख रहा है। और थर्ड क्वेश्चन भी सुन लो, आरंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में है। थर्ड पॉइंट क्या है, आरंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में है। तो 3 क्वेश्चन आपके पास यहाँ, इन तीनों में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जब आपको ये सवाल आएगा। इसको करने के लिए 1 मिनट आपके पास। कुछ लोग हालांकि आंसर बता दिए हैं, कुछ लोग 45 मीटर बोल रहे हैं, साथ ही साथ दक्षिण 2 तो बोल दिया, थर्ड भी है। आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, क्वेश्चन है कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये 3 क्वेश्चन आपके पास।
ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ लोगों के आंसर आ गए। तो प्रश्न में बोल रहा है सबसे पहले पीटर 20 मीटर पूर्व दिशा, पीटर पीटर चला सबसे पहले 20 मीटर पूर्व दिशा की। तो पूर्व आपको पता है पूर्व हमेशा पूर्व नहीं होगा, तो इस दिशा में पीटर चल पड़ा। ये है आपका आरंभिक बिंदु, इसको बोला जाता है आरंभिक बिंदु या शुरुआती बिंदु। यहां से चला पूर्व की ओर 20 मीटर। ठीक है, ये है आपका, इसको याद रखना। कई लोग भूल जाते हैं, इसको क्या लिखा होता है, शुरुआती बिंदु हुई या आरंभ के बिंदु हुई। यहां से चला 20 मीटर। उसके बाद बाएं मुड़ा, बाएं, ये इंटरेस्टिंग है, बाएं कहां होगा, ऊपर की तरफ। कैसे, यूं कर दो ना हाथ को, देखो कॉपी को यूं कर दो। अब आपको दिखाई दे रहा है दाया नीचे की तरफ है, बाया ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ गया है कितना, 15। तो यहां से ऊपर की तरफ 15 मीटर ये जा चुका है। मैं लगातार बताया 20 से थोड़ा छोटा ही रखना 15 को अंदाजे से। तो 15 मीटर यहाँ चला गया और वह दाएं मुड़ा। अब यहां से दाएं, मैंने लगातार बताया कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा, और उत्तर दिशा हमारी तरह चलती है, तो जैसा हमारा दाएं बाएं वैसे ही चलेगा। और यहां से गया वो 25। इसके बाद अंत में वह दाएं, अब यहां से एक बार फिर दाएं, दाएं यानी क्या, नीचे की तरफ दाएं, और फिर चला 15। ठीक है, ये बन गया आपका सारा दायरा। अब ये आपको ये ध्यान रखना है, ये 15 कितना है, इतना ही ये 15 होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। अब कईयों का 15 ये छोटा होता है, ये यहाँ बुझा देते हैं, डायग्राम गलत हो जाएगा। जितना आपने ले लिया ना उतना ही लेना है यहाँ। ठीक है, तो ये आपका आरंभिक बिंदु और ये आपका अंतिम बिंदु। आपसे पूछ गए, एक प्रश्न पूछा गया था, अब वो किस दिशा में देख रहा है, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है वो नीचे की ओर देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। मैंने लगातार बताया क्या, मैंने ये लगातार चर्चा की है कि हमेशा ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, नीचे की ओर हमेशा दक्षिण दिशा होती है। तो एक प्रश्न था कि वो अब किस दिशा को देख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण। एक और प्रश्न था जहां पूछा था वो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो आरंभिक बिंदु से अगर ध्यान से देखो तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो उसमें जा रहा है, ये आरंभिक बिंदु से यहाँ। तो ये कौन सी दिशा है, ये स्ट्रेट लाइन कौन सी दिशा है, सबको पता है, ये पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा भी आपका आंसर आ गया। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये था क्वेश्चन, जिसका आंसर 45 बता रहे हैं। यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ एरिया कितना है, 20। ये एरिया आपको पता नहीं है, पर इसके ठीक सामने क्या है, देखो इसके ठीक सामने 25 है। इसका मतलब है ये डॉटेड एरिया कितना होगा, 25। ठीक है, तो आपसे पूछा गया आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी, यानी आपको पूरी दूरी निकालनी है। ये दूरी 20 है, ये दूरी किसके सामने 25 है, तो 25 है, 20 प्लस 25 45। तो आपका आंसर यहाँ 45 मीटर। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार उम्मीद पूरी बनी हुई है, दो टाइपों में से कोई टाइप आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारी टाइपें यहाँ करवा दी। तो आज की क्लास में इतना ही है, 1.5 घंटे की क्लास लगी है। कुछ सवाल मैं ग्रुप के अंदर डालूंगा, तो उनको आप कर सकते हैं। पर हालांकि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि शुरू में 22-23 लोग थे, मैं खुश हुआ, मैं कहा आज बंदे बढ़ गए हैं। और अब जाते जाते हम लोग 11-12-13 पर पहुंच गए थे।